हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस छोटे से परिवार में। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि 11 जेपीएससी की फाइनल रिजल्ट आ चुकी है। ठीक है, बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हो गए हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों अगर आप लोग 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं दोस्तों सारे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। और एक बात दोस्तों, झारखंड की एग्ज़ाम की कोई भी मतलब ये नहीं रहता, ठीक है, कि कब हो जाए कब ना हो जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग 14 जेपीएससी देना चाहते हो और अगर आप लोग 11 जेपीएससी दिए हैं और आप लोग का पीटी नहीं हुआ है 1-2 नंबर से, तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग को अभी से तैयारी में लग जाना, क्योंकि 11 जेपीएससी क्लियर हो जाने के बाद 14 जेपीएससी की जो नोटिफिकेशन है ये सितंबर तक आने की चांसेस है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि बिहार में बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी 17 बीपीएससी की एग्ज़ाम हो चुकी है, मेंस भी हो गई है, रिजल्ट नहीं आई है। ठीक है, मेंस की रिजल्ट नहीं आया है, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, बट 71 बीपीएससी की अभी से ही एग्ज़ाम डेट दे दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आयोग चाहे तो एक ही टाइम में दो दो एग्जाम भी करवा सकते हैं। अगर बीपीएससी करवा सकता है तो जेपीएससी भी बहुत जल्द आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग सिविल सर्विस में जाने की सोचे हैं तो आप लोग को 1 साल पहले से तैयारी में लगना चाहिए, बट अगर 1 साल नहीं है, अभी जेपीएससी के लिए बहुत कम टाइम है, तो आप लोग को लग जाना। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ जेपीएससी की जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ 29 जून 2025 को। कौन सा एग्जाम हुआ? फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का। तो वहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, उन सारे क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ दोस्तों। और एक चीज़, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देख रहे हो, पीवाईक्यू क्वेश्चन को नहीं देख रहे हो, तो आप लोग अपनी पढ़ाई सही दिशा में नहीं लेके जा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है आप लोग भटक रहे हो। ठीक है, अगर आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखते हैं तो आप लोग एक सही दिशा में और सही गाइडलाइंस और कितने चीज़ें पढ़ने हैं, किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, वो चीज़ पता चलता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो पीवाईक्यू क्वेश्चन आप लोग का लगभग 50% काम करता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ देना है। सिलेबस में तो सब कुछ लिखा हुआ, बट सब कुछ पढ़ना नहीं होता। पढ़ना वही है जो क्वेश्चन इस क्षेत्र से बार बार आ रहा है। ठीक है, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे ईयर वाइज मैं डालने के लिए स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने फर्स्ट जेपीएससी से लेकर 11 जेपीएससी तक जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन मैंने दोस्तों इसी चैनल पे करवा दिए हैं। अगर आप लोग नए हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 14 जेपीएससी के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ पे सारे क्वेश्चन डाल दिया हूँ। ठीक है, और सारे क्वेश्चन डालने के बाद एक चीज़ ये पता चलेगा आप लोग को कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे तो हिस्ट्री की सिलेबस बहुत बड़ी है और बोला भी जाता है कि झारखंड में दुनिया की ज्ञान डाल दिया है सिलेबस में। ठीक है, तो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोग को कराने वाला हूँ फॉरेस्ट रेंजर वैकेंसी, जो 2025 में ही एग्ज़ाम ली गई, अभी हाल ही में इसका पीटी एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो उसी अप्रोच के साथ तैयारी जारी रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, और फॉरेस्ट रेंजर वैकेंसी में मैं ये भी दिखाने वाला हूँ कि जो फर्स्ट जेपीएससी से लेकर 11 जेपीएससी तक जितने क्वेश्चन हिस्ट्री में आए हैं ना, वहाँ से रिलेटेड भी है, 1 क्वेश्चन तो डायरेक्ट वहाँ से पूछा है। ठीक है, मैं अभी दिखाने भी वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग हिस्ट्री की क्लासेस को। ठीक है, इससे पहले 3 क्लास अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जेपीएससी में मैं बता दूं, जेपीएससी के जो प्रीलिम्स है ना, यानी कि पीटी प्रारंभिक परीक्षा में पेपर 1 में हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री, 5 क्वेश्चन मेडावल हिस्ट्री और 5 क्वेश्चन आएगा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चन को मैंने डाल दिया है और अभी मैं रेंजर वैकेंसी की लेके आया हूँ। और दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि अगली बार भी 11 जेपीएससी में मेरा भी 2 से 3 क्वेश्चन के कारण नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मैंने पढ़ाई स्टार्ट ही बहुत लेट से किया। एडमिट कार्ड आने के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसके कारण से मेरा भी पीटी में 2-3 नंबर से रुक गया है। तो इस बार किसी भी हालत में अगर आप लोग पीटी निकालना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि रेंजर वैकेंसी में पहला नंबर क्या पूछा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेद संभवतः इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सबसे पुराने साहित्यिक अवशेष है, या फिर बी पे दिया ऋग्वेद सूक्तों का संकलन है जिसका इस्तेमाल यज्ञ एवं अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री से है, यानी कि प्राचीन भारत से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर दोनों ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। कैसे सही है अभी देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा और दोस्तों आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी कराने वाला हूँ ना, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सके यही फैक्ट्स, इसी फैक्ट से क्वेश्चन भिड़ जाए 14 जेपीएससी में। ठीक है, क्योंकि मैं दिखाने वाला हूँ कि 14 जेपीएससी में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ये सॉरी 11 जेपीएससी में
ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए जो 7 जेपीएससी में पूछे जा चुके थे, जैसे रेतवाड़ी व्यवस्था 7 जेपीएससी में पूछा जा चुका था, ठीक है। तो उसका भी क्वेश्चन आया था 11 जेपीएससी में, तो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आप लोग को ये कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, ठीक है। चलिए देख लीजिए, वेद संभवतः इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सबसे पुराने साहित्यिक अवशेष है। ये कथन सही है। क्यों है? वेद विशेष रूप से ऋग्वेद इंडो यूरोपीय भाषा की सबसे पुरानी ज्ञात साहित्यिक कृतियों में से एक माने जाते हैं और इनकी रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। देखिएगा कोई कोई एग्जाम में एसएससी वगैरह में इनकी जो एग्जैक्ट कार्यकाल है ना वो दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि वेदों की रचना कौन से कार्यकाल में माना गया है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग बीपीएससी भी दे रहे हो, ठीक है, एसएससी भी दे रहे हो, एनटीपीसी भी दे रहे हो, तो यहाँ के जितने भी फैक्ट है ना आप लोग के आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही क्या मददगार साबित होगा, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। अगला देख लीजिए, सेकंड पॉइंट क्या बोला था? ऋग्वेद सूक्तों का संकलन है जिसका इस्तेमाल यज्ञ एवं अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त यानी कि स्तुतियाँ हैं जो देवताओं की प्रशंसा में रचित है और इनका प्रयोग यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों में किया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है फॉरेस्ट रेंजर वैकेंसी में पूछा गया, 2025 में ही एग्जाम हुआ, जून में हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आधार पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है 14 जेपीएससी के लिए, ठीक है। तो मैं अभी लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा, ठीक है। आप लोग अंत तक जरूर से जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोग को फ़ायदा होगा, नहीं तो आप लोग घूमते रहिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे ये वो वीडियो देखते रहिएगा, ये वो फलाना किताब पढ़ते रहिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन को अच्छे से करके ही नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छे से कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, कोई बताता नहीं है दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ और आप लोग के लिए बेस्ट काम कर रहा हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, उपयुक्त सभी। तो आप लोग को पता होना चाहिए ये सारे जितने भी पिटक है, ठीक है, ये सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और जेपीएससी के पहले के भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ये सभी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके बारे जान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग अगर एसएससी वगैरह का क्वेश्चन देखिएगा तो अभिधम पिटक बहुत बार पूछा, बीपीएससी ने भी पूछा, ठीक है। और विनय पिटक भी पूछा है, बहुत बार पूछा है। तो आप लोग एक ही बार में जान लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ जो है त्रिपिटक है, यानी कि 3 पिटकों का संग्रह कहलाता है, ठीक है। जिसमें निम्नलिखित भाग है क्या? पहले विनय पिटक। विनय पिटक मतलब जिसमें नियम है, बौद्ध धर्म के जितने भी नियम है, आचार संहिता, वो सब किसमें पाया जाता है? विनय पिटक में, ठीक है। विनय पिटक को बहुत बार पूछा है, एसएससी, एनटीपीसी, बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। उसके बाद है सूत पिटक। सूत पिटक में बुद्ध धर्म के उपदेश, प्रवचन और कथाओं का संकलन है, ठीक है। इसको भी बहुत बार पूछा है, ठीक है। और 14 जेपीएससी में हो सके क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिए। लास्ट में क्या? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक यह बौद्ध धर्म का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को प्रस्तुत करता है और यह गूढ़ और विश्लेषणात्मक है, ठीक है। ये तीनों जो है ना बौद्ध ग्रंथ है और ये तीनों बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है, ठीक है। याद रखिएगा, अभिधम पिटक बहुत बार पूछा है बीपीएससी ने, ठीक है। जेपीएससी में अभी तक आया नहीं, तो आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करके रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरेस्ट रेंजर वैकेंसी में क्या पूछा गया, ठीक है। निम्नलिखित शासकों में से कौन मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं थे? बताइए, ये जो 4 शासक है इनमें से कौन मौर्य साम्राज्य का नहीं है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक और समुद्रगुप्त। तो आप लोग को पता होना चाहिए बिंदुसार है, चंद्रगुप्त भी है, अशोक भी है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का, ठीक है, बिंदुसार को भी माना जाता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश है, ठीक है, ये नहीं है संबंधित। देख लेते हैं, बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक थे, ठीक है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता थे, ठीक है। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिता थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है? चंद्रगुप्त, यानी कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं चंद्रगुप्त को, ठीक है। उन्होंने मगध में नंद वंश को हराकर सत्ता स्थापित किया था, ठीक है। बहुत बार बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बीपीएससी ट्री में पूछा है, बीपीएससी ट्री में पूछा है कि इनमें से कौन से सम्राट है जो नंद वंश को मतलब हराकर अपने साम्राज्य को स्थापित किया था, ठीक है। तो वो चंद्रगुप्त थे, ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य का स्थापना की थे। और एक चीज़ जान लीजिएगा, कौन से वंश के बाद कौन से आता है, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसका क्लासेस जब मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा तो उस समय करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अशोक।
अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और महान शासक थे, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए अशोक से रिलेटेड है कलिंग युद्ध, ठीक है। कलिंग युद्ध, कलिंग कहाँ है, वर्तमान उड़ीसा में, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक क्या हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। लास्ट में क्या, समुद्रगुप्त, यह गुप्त वंश के शासक थे और मौर्य वंश से इनका कोई संबंध नहीं था, ठीक है, समुद्रगुप्त का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है फॉरेस्ट रेंजर वैकेंसी में। बाजार सुधार इनमें से किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का मेडाइवल हिस्ट्री से, ठीक है। तो बाजार सुधार कौन से सुल्तान के समय में हुआ था, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या जलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही बाजार सुधार जो है लाया गया था, ठीक है। और जान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक था, 1296 से 1316 तक, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी पे क्वेश्चन जेपीएससी पहले भी पूछ चुका है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वो क्लासेस तो हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में 14 जेपीएससी में वहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं फर्स्ट जेपीएससी से 11 जेपीएससी तक सारे डाल दिए, ठीक है। तो उन्होंने बाजार सुधार लागू किया था और उस समय के लिए अत्यंत उन्नत और कठोर भी था, ठीक है। इन सुधारों में क्या क्या, इसका उद्देश्य क्या था, सेना के लिए सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध कराना, महंगाई पर नियंत्रण रखना, बाजार में जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, ठीक है। ये सारे चीज़ उद्देश्य था किसका, बाजार सुधार का, ठीक है। चलिए हाँ, कीमतों पर नियंत्रण करना था, बाजार निरीक्षण करना था, गुप्तचरों की नियुक्ति भी करना था, ठीक है। चलिए और भंडारण व्यवस्था यानी कि सरकार जो है अनाज के भंडारण भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक किससे जुड़ा हुआ था, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक किससे जुड़ा हुआ था, राजधानी का देवगिरी स्थानांतरण से या सांकेतिक मुद्रा से। तो इसका राइट आंसर है दोनों से, ठीक है। राजधानी का देवगिरी स्थानांतरण से भी संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक और सांकेतिक मुद्रा से भी। जान लेते हैं इनके बारे। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी के समय का है, ठीक है। इसका राजधानी देवगिरी का स्थानांतरण से भी इसका संबंध है, उससे उसने दिल्ली से राजधानी को देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र स्थानांतरित किया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बीपीएससी में भी पूछे गया है, ठीक है, कि बीपीएससी में पूछा गया जैसे मुंगेर से पाटलिपुत्र कौन किसने किया था, ठीक है। तो अगर कोई भी सम्राट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके राजधानी को बदला जाता है ना तो वो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, पीसीएस में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे फॉरेस्ट रेंजर में ये पूछ दिया, ठीक है, हो सके उसमें इसी से रिलेटेड कुछ पूछ दे 14 जेपीएससी में, ठीक है। तो इसने क्या किया था, देवगिरी स्थानांतरित किया और उसका नाम दौलताबाद रखा, ठीक है। उद्देश्य क्या था, साम्राज्य के दक्षिणी भागों पर बेहतर नियंत्रण हो सके और परिणाम क्या हुआ, भारी जानहानि और असंतोष हुआ, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा भी मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है, क्यों है, उसने तांबे और पीतल की नकली मुद्रा का सरकारी मूल्य देकर चलाने का प्रयास किया, यानी सांकेतिक रूप से चलाने का प्रयास किया था। उद्देश्य क्या था, खजाने की कमी को दूर करना था, ठीक है। और परिणाम क्या हुआ, जनता ने नकली सिक्के बना लिए जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, देख सकते हैं आप लोग, मध्य पाषाण में ये पूरा पाषाण तथा नव पाषाण युग के बीच के संक्रमणकालीन अवस्था है, ठीक है। सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथ मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार हैं, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही है, मध्य पाषाण युग से दोनों ही संबंधित है। देख लेते हैं, ये एंशिएंट हिस्ट्री की क्वेश्चन है, ठीक है। यह पूरा पाषाण तथा नव पाषाण युग के बीच के एक कालीन अवस्था है, ठीक है। मध्य पाषाण युग यानी कि मेसोलिथिक एज, भारत में पूरा पाषाण यानी पेलियोलिथिक और नव पाषाण नियोलिथिक युग के बीच का एक संक्रमण काल था जो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच में था। इस काल में मानव जीवन में शिकारी भोज जीवन शैली से कृषि और अस्थायी जीवन की ओर बढ़ाव भी देखा है, ठीक है। और देखिए सूक्ष्म पाषाण काल यानी कि माइक्रोलिथिक मध्यम पाषाण युग के विशिष्ट औजार है, ठीक है। इस युग में सूक्ष्म पाषाण यानी छोटे पत्थरों से बने, पाषाण मतलब पत्थर होता है, ठीक है, छोटे पाषाणों से बने औजार जैसे खंजर, खुरपी, तीर, नुकी, खुरचनी आदि मुख्य औजार थे। ये चकमक, क्वार्टज आदि से बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के स्थलों को उनकी खास विशेषताओं के साथ मिलाइए, ठीक है। तो मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले हड़प्पा किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खोज की गई साइट है हड़प्पा, ठीक है। रंगपुर में क्या मिले हैं, चावल के छिलके के अवशेष मिले हैं। चांदुड़ो यहाँ पे क्या मिला, नगर दुर्ग रहित सिंधु सभ्यता का स्थल है। और मोहनजोदाड़ो बृहत स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ प्लेस मिला है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है
एसएससी एग्जाम में बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको शुरू से बताते चल रहा हूँ, ठीक है, कि जेपीएससी की अगर एग्जाम के क्वेश्चन को पकड़ना है तो आपको एसएससी, एनटीपीसी, बीपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसी चैनल पे। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आप देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हड़प्पा कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि शायद जेपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ठीक है। जेपीएससी सीडीपीओ में पूछा था, ठीक है, 11 जेपीएससी के बाद हुआ था शायद एग्जाम, ठीक है, तो उसमें पूछा था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पंजाब में है हड़प्पा, ठीक है, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। 1921 में इसको खोजा गया और ये सिंधु नदी सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पता चला, ठीक है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है, स्थित है। यहाँ पे चावल के छिलकों के प्रसिद्ध, जिससे पता चल रहा है कि सिंधु सभ्यता के कुछ हिस्सों में धान की खेती होती थी, ठीक है। तो रंगपुर से ही पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में धान की खेती होती है। चांद उदड़ो, जिसमें सिंधु सभ्यता घाटी का एक प्रमुख स्थल है, लेकिन ये किला रहित था, इसे विशिष्ट बनाता है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो तो पता ही, वहाँ पर ग्रेट बात यानी कि बड़े स्नानागार पाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मेडावल हिस्ट्री से है। मुगलों की मनसब व्यवस्था की मुख्य विशेषता पर विचार कीजिए। देखिए मनसबदारी व्यवस्था अगर आप लोग जाके देखिएगा, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री अभी तक भी फर्स्ट जेपीएससी से 11 जेपीएससी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, वहाँ आपको मनसबदारी व्यवस्था बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, जेपीएससी में बहुत ज़्यादा बार, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखे क्लास तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट जरूर कीजिए, ठीक है। सभी सवार पद धारक अवश्य रूप से जात पद धारक थे। या जात पद आमतौर पर या तो सवार पद के बराबर या उससे अधिक होता था, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों कथन सही है। देख लेते हैं मुगल कालीन यानी कि मनसबदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था। सभी सवार पद धारक आवश्यक रूप से जात पद धारक थे, ठीक है। जात का मतलब रैंक बताता था, ठीक है। मनसबदार की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, वेतन और सामाजिक स्थिति होता था। सवार का मतलब क्या होता था, रैंक बताता था, ठीक है। उसके कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं, ठीक है, ये बताता था। कोई भी सवार तभी हो सकता था जब उसके पास पहले से ज्ञात मतलब जात पद हो, यानी सवार पद धारक होना मतलब जात पद धारक होने पर निर्भर था, ठीक है। और जात पद आमतौर पर या तो सवार पद के बराबर होता था या उससे अधिक होता था, ठीक है। अधिकांश मामलों में जात जो होते थे वो सवार या जात सवार होता था, ठीक है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जात का संबंध व्यक्ति के कुल, रैंक और प्रतिष्ठा से था, जबकि सवार केवल सैन्य उत्तरदायित्व से था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल व्यवस्था से ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल काल में आगरा किले में मोती मस्जिद किसने बनाया, ठीक है। मोती मस्जिद जो है उसको किसने बनाया, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर फर्रुख शहर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां ने बनाया, ठीक है। मोती मस्जिद को किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया, ठीक है। कब बनाया वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोती मस्जिद, जिसे पर्ल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, आगरा किले में स्थित है। एक सुंदर सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद है, ठीक है। याद रखिएगा मोती मस्जिद जो है वो सुंदर और सफ़ेद संगमरमर से बने हैं, ठीक है, जैसे ताजमहल बना है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1648 में बनाया। कब बनाया, 1648 में। डेट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सके 14 जेपीएससी में डेट भी पूछते हैं, ठीक है। ये मस्जिद शाही परिवार के निजी नमाज के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और अकबर आगरा किले का निर्माण कराया था, लेकिन मोती मस्जिद का नहीं कराया था। जहांगीर ने स्थापत्य में कम रुचि थी, इस मस्जिद से नहीं जुड़े थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फर्रुख शहर जो थे वो बाद के मुगल शासक थे और उनके समय में स्थापत्य कला गिरावट आ चुकी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 जो फॉरेस्ट रेंजर की क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ। अस्थायी बंदोबस्त ने जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दिया, ठीक है। आप लोग को मैंने जितने भी फर्स्ट जेपीएससी से 11 जेपीएससी तक जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन कराए वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अस्थायी बंदोबस्त और रेतबाड़ी व्यवस्था बहुत बार पूछा है जेपीएससी ने, ठीक है। तो अगर आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चल जाते हैं ना, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सही करोगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाना, पीवाईक्यू क्वेश्चन देख के जाना है। इसी से आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आप लोग देख रहे हैं ना, क्वेश्चन एकदम लिमिटेड वे में पूछा जा रहा है, ठीक है। मुगल काल अगर आप लोग अच्छे से करके चले जाते हैं तो मेडावल हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता को और हड़प्पा सभ्यता हो गया, ठीक है, गौतम बुद्ध हो गया, महावीर स्वामी हो गए, उनके बारे में अगर अच्छे से पढ़ के चले जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ही लिमिटेड पढ़ना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है, ए और बी राइट आंसर। चलिए अब
अस्थाई बंदोबस्त के बारे जान लेते हैं। इसे 1793 में शुरू किया गया, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया 1793 में, ठीक है। और ये लागू कहाँ हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हुआ, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? राजस्व व्यवस्था को स्थिर बनाना और अंग्रेजी सरकार की आय को सुनिश्चित करना, ठीक है। उद्देश्य भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सके इस बार उद्देश्य पूछते, ठीक है। तो जितने भी मैं एक्सपेक्टेड चीज़ करा रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जैसे 14 JPSC एग्जाम होगा और क्वेश्चन यहाँ से भिड़ गया ना, तो मैं आप लोग को पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मैंने ये चीज़ें पहले ही बता दिया, ठीक है। तो आप लोग करके जाइए एकदम निश्चित, ठीक है। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त ने जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दिया, ठीक है, ये भी सही है। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिक घोषित किया गया और वे किसानों से लगान वसूल कर सकता, मतलब किसानों से जो है सरकार लगान वसूल तयशुदा राजस्व देते थे। किसान केवल काश्तकार बनकर रह गए और उनका भूमि पर मालिकाना हक खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। इनमें से कौन सा गलत है? नाना साहेब कानपुर से लड़े, या बेगम हजरत महल लखनऊ, या कुंवर सिंह बरेली, या रानी लक्ष्मीबाई झांसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? नाना साहेब कानपुर से ही लड़े थे 1857 की क्रांति में। बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़े थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। कुंवर सिंह बरेली से नहीं लड़े, ये जगदीशपुर से लड़े, बिहार के जगदीशपुर से लड़े, ठीक है। और वीर कुंवर सिंह, इनके बारे क्वेश्चन बीपीएससी ने इतना बार पूछा है ना कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। बीपीएससी सीसी में पूछा है, टीआरई में पूछा है, बहुत बार पूछा है, बीएसएससी भी बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, एसएससी में भी, एनटीपीसी में भी, ठीक है, बहुत बार। तो कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे? ये जगदीशपुर बिहार से लड़े थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, स्वराज से बाल गंगाधर तिलक का क्या अभिप्राय है? बताइए। बाल गंगाधर तिलक के बारे जानते होंगे, इन्होंने होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया था किसके साथ? एनी बेसेंट के साथ में, ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के टाइम पे, ठीक है। चलिए, तो इनके बारे क्या दिया है देखिए। प्रशासन पर भारतीय नियंत्रण, ना कि ब्रिटेन से पूरा संबंध विच्छेद, ब्रिटिश नियंत्रण से एकदम मुक्त, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, ब्रिटिश साम्राज्य ढांचे के दायरों के अंदर ही स्वशासन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए, ठीक है। प्रशासन पर भारतीय नियंत्रण, ना कि ब्रिटेन से पूरा संबंध विच्छेद करना, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1906 के आसपास स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था, ठीक है। ये नारा हो सके इस बार आ जाए, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कब बोला था? 1906 में। 1906 में क्या हुआ था आप लोग को पता होना चाहिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। 1905 के बाद से ये जो स्वदेशी आंदोलन चलाया था किसने? इन्होंने ही चला था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने ही चलाया था, ठीक है। चलिए, उनके समय में स्वराज का अर्थ है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारतीयों को प्रशासनिक अधिकार देना, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। देखिए, एक है लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, 1922 में लाहौर में हुआ था, ठीक है, मैंने लखनऊ बता दिया, हाँ, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, 1929 में, ठीक है, एग्जैक्ट 1929 में ही हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। उसका मतलब था कि पूरी तरीके से भारत का कंट्रोल होगा, ठीक है। लेकिन जो तिलक ने स्वराज के मांग किया था उसका अर्थ क्या है यहाँ पे दिया है कि वो भारतीयों को प्रशासनिक अधिकार देना था, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा, दोनों के पूर्ण स्वराज पे कुछ अंतर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, कल को हो सके इसी पे स्टेटमेंट बंद किया जाए, ठीक है। तो वे चाहते थे कि भारत की प्रशासनिक बागडोर भारतीयों के हाथों में हो, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की संप्रभुता बनी रहे। कौन चाहते थे? ये चाहते थे बाल गंगाधर तिलक, बट जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ये ऐसा नहीं था, ठीक है। ये विचार डोमिनियन स्टेट की तरह था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आंतरिक स्वशासन, ठीक है। अब देखिए, बी और सी, ये विकल्प पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो बाद में भगत सिंह, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का लक्ष्य बना, ठीक है। तो ये आंशिक रूप से सही है, परंतु अधिक सटीक और ऐतिहासिक रूप से उपयुक्त ए सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नायक व्यवस्था किससे संबंधित है? बताइए। नायक व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। मैंने जैसे ही मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन की सारे पीआई के क्वेश्चन डाला, तो वहाँ पे उस क्लास में मैंने बताया भी है कि अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो और कोई भी एग्जाम में अगर आप लोग को सिलेबस में हिस्ट्री है, तो आप लोग विजयनगर पढ़ के चल जाइए। विजयनगर से क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो चलिए, विजयनगर था, विजयनगर के बारे में जान लेते हैं। नायक व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसमें नायक यानी नामक सैन्य प्रमुखों को भूमि जागीर दी जाती थी, जिसके बदले में राजा की सेवा में सेना उपलब्ध कराते थे और स्थानीय शासन करते थे। ये व्यवस्था चोलों की उन्माद व्यवस्था से प्रेरित थी और विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, 14 से 17 शताब्दी में व्यवस्थित से अपनाई गई थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दो भाई था, हरिहर और बुक्का। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के किनारे किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य से हर एक बार क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बनेगा,
ठीक है, देख लीजिएगा, जब क्वेश्चन आ जाए तो मैं आप लोग को कराऊंगा इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देख लीजिए। यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहमानी सुल्तानों की अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें एकता प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, तो एकता प्रणाली के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, काकतीय, यद्यपि कुछ विद्वान मानते हैं कि नायक प्रणाली के बीच यानी काकतीय के समय पड़े पर पूर्ण विकसित रूप से विजयनगर में ही लागू हुई थी। ठीक है, और प्रतिहार यह उत्तर भारत का प्राचीन राजवंश था जिसमें नायक व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से अकबर द्वारा अधिकृत राज्य के इतिहास की पुस्तक कौन सी है? तबकात ए अकबरी, अकबरनामा, या फिर मुंतख उत तवारिक, या फिर आलमगीरनामा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबरनामा। अकबरनामा किताब बहुत बार पूछा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अकबरनामा अकबर के शासनकाल का अधिकृत राज्य की इतिहास है जिसकी रचना प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने की थी। ठीक है, और यह 3 खंडों में बटा हुआ। पहला खंड क्या है? अकबर के पूर्वजों का इतिहास, बाबर, हुमायूं आदि है। दूसरा खंड क्या है? अकबर के शासनकाल की घटनाएं, राजनीतिक, प्रशासन और युद्ध पर आधारित था। तीसरा क्या है कि आईने अकबरी, जिसमें अकबर के शासन की प्रशासनिक व्यवस्था पर, प्रणाली, धर्म, नीति आदि का विवरण भी है। ठीक है, और देखिए तबकात ए अकबरी, ये क्या है? एक तरह से निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई थी, लेकिन ये सरकारी आदेश से नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रयास से लिखी गई थी। दूसरा क्या है कि मंथक उत तवारिक, ये है अब्दुल कादिर बदियानी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये अकबर के प्रति आलोचनात्मक थी और राजकीय आदेश से नहीं लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद है आलमगीरनामा, ये औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास का है, अकबर का नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आलमगीरनामा ये किसके शासनकाल के इतिहास को बताता है? तो ये औरंगजेब के शासनकाल को बताता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से विचार है? ठीक है, ये औपचारिक तौर पर 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया गया। सेकंड है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में सरकारी उपाधियों के त्याग, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों तथा वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन ए है ना, बहुत सारे जगहों पे 4 फरवरी दिया है। ठीक है, बहुत सारी किताबों पे 4 फरवरी दिया है, बट मैंने ChatGPT और गूगल से भी चेक किया तो 1 अगस्त 1920 बहुत सारी जगह पे आ रहा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लेकर मैं थोड़ा असमंजस में हूँ। ठीक है, तो ऐसे तो इसका दोनों ऑप्शन सही मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे बताया कि ये औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 से ही आरंभ हुआ। ठीक है, तो किताबों में नहीं है, बहुत सारी दिया हुआ, तो आप लोग में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इसी दिन लोकमान्य तिलक का निधन भी हुआ था। ठीक है, इसी दिन लोकमान्य तिलक का निधन भी हुआ था। आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और इसे खिलाफत आंदोलन से जोड़ा गया। ठीक है, कथन 2 जो है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में सरकारी उपाधियों के त्याग, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी किया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के क्या क्या कार्यक्रम थे देख लीजिए। सरकारी पदों पर उपाधियों का त्याग कर दिया। ठीक है, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार भी किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जब 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसी के समय से असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और उसी समय पे जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने भी अपनी जो उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था उसी घटना के बाद से। ठीक है, और जितने भी सरकारी पदों पे कर्मचारी थे वो लोग जॉब भी छोड़ रहे थे, और बहुत सारे लोग अपनी जो भी उपाधि अंग्रेज द्वारा दिए गए थे उनको त्याग रहे थे। ठीक है, विदेशी कपड़ों और वस्त्रों का भी बहिष्कार कर रहे थे, भारतीय न्यायालयों का भी बहिष्कार कर रहे थे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों और स्वदेशी वस्त्रों का प्रोत्साहन भी कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस साल सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ। नेताजी को कौन थे नेता? वहाँ पे महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, स्थान कहाँ पे था? साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा करके गए। देखिए पहले के जितने भी JPSC के एग्जाम हुए वहाँ पे मैंने दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड JPSC पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, तो इस बात का प्रूफ है कि आप लोग PYQ क्वेश्चन को अच्छे से करके जाते हैं ना, तो पेपर वो में बहुत धमाल मचा के आएंगे। ठीक है, तो PYQ क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, शेयर करना है दोस्तों पे। ठीक है, और अगर पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक कमेंट कीजिए ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले क्लासेस लाने में। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? ब्रिटिश सरकार का अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन करना है। ठीक है, अब देखिए अगला विकल्प क्या है? 1931 में क्या होता है? इस साल में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, और 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, 1921 में क्या हुआ? इस साल असहयोग आंदोलन चरम पर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कम्युनल यानी सांप्रदायिक
में क्या प्रावधान था? अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल या डिप्रेस्ड वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही था। ठीक है, तो कम्युनल यानी सांप्रदायिक अवार्ड्स का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। ठीक है, कम्युनल अवार्ड 1932 यानी 1932 में हुआ। इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को घोषित किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में विभिन्न समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना था। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्ट्रोड्स करना था। ठीक है, हाँ, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल इंडियन, यूरोपीय आदि से रिलेटेड अलग निर्वाचन मंडल चुना जाना था। ठीक है, डिप्रेस्ड वर्गों का मतलब क्या होता था? अस्पृश्यों के लिए अलग निर्वाचन मंडल होता था। ठीक है, जिसमें क्या होता था? पहली बार दलित डिप्रेस्ड क्लास को भी अलग से निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, और इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने पूना समझौता 1932 का अनशन भी किया था। ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जो पूना समझौता था वो किससे संबंधित था? कम्युनल यानी सांप्रदायिक अवार्ड से संबंधित था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये एक शहरी विद्रोह के रूप में शुरू हुआ जिसको हड़ताल, बहिष्कार और धरना चिन्हित करते थे। इस आंदोलन में किसान विद्रोह भी देखने को मिला। यह इसकी विशेषता आतंकवादी गतिविधियां भी थी जिसके अंतर्गत युद्ध प्रयासों में रुकावट डाली गई। उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, सभी सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, शुरुआत कब हुआ? 8 अगस्त 1942 बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में। ठीक है, नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो को नारा दिया। देखिए, बहुत सारे जगहों पे बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1942 के, ठीक है, जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, उसका नेतृत्वकर्ता कौन है? तो बहुत सारे किताबों पे ये मान्यता है कि उसका नेतृत्वकर्ता कोई नहीं थे। ठीक है, बट बहुत सारे जगहों पे ये भी दिया गया कि महात्मा गांधी ही नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करने की मांग था। ठीक है, अब देख लीजिए, यह एक शहरी विद्रोह था, बिल्कुल सही बात है। आंदोलन की शुरुआत शहरों में हड़तालों, धरनों और ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से हुई थी। इस आंदोलन में किसान विद्रोह भी देखने को मिला। जैसे जैसे आंदोलन फैला, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने भी विद्रोह किया और सरकारी भवनों पर हमले भी किए गए। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है ना, स्टेटमेंट वेस्ट पूछा गया, वन लाइनर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को ये जितने भी चीज़ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ ना, इसको नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि हो सके 14 जेपीएससी में कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वेस्ट भी आए और कुछ क्वेश्चन वन लाइनर यानी डायरेक्ट भी पूछा जाए। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए दोनों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इसकी विशेषताएं आतंकवादी गतिविधियां भी थी। बिल्कुल सही बात है। कुछ समूहों द्वारा टेलीफोन लाइनें काटना, रेलवे ठिकानों पर हमले करना, ये सब एक तरह से आतंकवादी क्या था? हमले थे। और देखिए, भारत के लोग जितने भी क्रांतिकारी थे ना, उन लोगों को अंग्रेजों द्वारा आतंकवादी माना जाता था। ठीक है, हमारे भारत के लोग आतंकवादी नहीं मानते थे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। एल्बर्ट व्हील के बारे में। एल्बर्ट व्हील आपका जेपीएससी में पहले भी पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी में भी पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, तो एल्बर्ट व्हील के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन है, मूल बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश यूरोप वासियों पर मुकदमे की भी सुनवाई कर सकते थे। इस बिल का सभी ब्रिटिश अफसरों ने तीव्र विरोध भी किया था। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? डी नंबर, दोनों सही है। ठीक है, एल्बर्ट व्हील के बारे में जान लेते हैं। इसको 1883 में लाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और सरकार में कौन थे? सर सीपी एल्बर्ट कानून सदस्य ने ये बिल पेश किया था। ठीक है, मूल बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश यूरोप वासियों पर मुकदमे की भी सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए, इस बिल का मतलब क्या था? जितने भी भारतीय न्यायाधीश होते थे, यानी कि इंडियन जितने भी जुडिशियरी सिस्टम के पार्ट होते थे, ठीक है, वो लोग भी अगर कोई केस ऐसा आ जाए जो यूरोपीय लोगों से संबंधित है, यानी कि ब्रिटिशर्स से संबंधित है, तो भारत के जितने भी जज है, चाहे वकील है, वो भी इस बारे में सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस बिल को लाया गया था। ठीक है, बिल का उद्देश्य था भारतीय सिविल जज भी यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते थे। इससे पहले भारतीय जजों को इस अधिकार से वंचित रखा गया। बताइए, भारत के लोग भी लॉ करके गए हैं और यूरोप के जो मतलब जज है वो भी लॉ करके आए हैं। तो बताइए, उस समय नियम ऐसा था कि भारत के लोग उन लोगों के केस पे मतलब सुनवाई नहीं कर सकते थे। बताइए कितना खराब था। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन, इस बिल का भी सभी ब्रिटिश अफसरों ने तीव्र विरोध किया था। बिल्कुल किया था। ब्रिटिश नागरिकों और प्रेस ने इस बिल का तीव्र विरोध किया क्योंकि वे भारतीय न्यायाधीशों के निचले स्तर का मानते थे। ठीक है, इसीलिए तो सोचिए, उन लोगों को नहीं किया जा रहा। दोनों ही सेम चीज़ पढ़ के आए हैं, वो भी लॉ करके आया है, इंडियन लोग भी लॉ करके आया है, बट फैसला उनका केस वही लोग लड़ेंगे, हमारे लोग नहीं लड़ेंगे। बताइए, ये कोई नियम है? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी काकोरी षड्यंत्र से केस से संबंधित नहीं? काकोरी षड्यंत्र बहुत बार पूछा है, एसएससी ने,
एनडीपीसी में, जेपीएससी ने, बीपीएससी ने बहुत बार, ठीक है। तो ये खुदीराम बोस जी जो थे वो संबंधित नहीं थे, ठीक है। बाकी ये तीनों संबंधित थे, अशफाक उल्ला खान, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, ये सब संबंधित थे। जान लेते हैं कि काकोरी षड्यंत्र क्या था, ठीक है। ये 1925 में हुआ था, तारीख 9 अगस्त 1925 को। घटना क्या था, क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर एक सरकारी ट्रेन को लूटा और सरकारी खजाने को अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। इसीलिए इसे काकोरी क्रांति के रूप में जाना जाता है, ठीक है, षड्यंत्र के रूप में। उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना और ब्रिटिश सरकार को चुनौती देना। संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का संगठन थे, ठीक है। इन लोगों ने संबंधित क्रांतिकारी क्या था, अशफाक उल्ला खान मुख्य योजनाकारों में से एक थे। राम प्रसाद बिस्मिल इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे, ठीक है। हो सके 14 JPSC में ये ऐसा क्वेश्चन पूछते कि काकोरी कांड के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है। इसको कॉपी में लिख लीजिए। चलिए, रोशन सिंह, बाद में इस केस में फांसी दी गई, ठीक है इनको। खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं थे। खुदीराम बोस किससे संबंधित थे, वे मुजफ्फरपुर के बम कांड से संबंधित थे जो 1908 में किए थे, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इस पर JPSC क्वेश्चन पूछ चुका है और मैंने वो सारे क्वेश्चन करा भी चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर दोस्तों आप लोग नए हो तो इससे पहले फर्स्ट JPSC से लेकर 11 JPSC तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन, एंशियंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है इसी चैनल पे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है। इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और दोस्तों नोटिफिकेशन सितंबर तक आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए, ठीक है। और इस बार JPSC PT फोड़ देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।